जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है तिरंगाधारी जनरल नॉलेज के एक खास वीडियो में गुट निरपेक्ष आंदोलन। हमें ये जानना क्यों जरूरी है गुट निरपेक्षता के बारे में या गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश भी एक गुट निरपेक्ष देश है। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्यों देशों ने महाशक्तियों से अलग रहना शुरू किया, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा विश्व दो विश्व युद्ध को झेल चुका है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, जिसमें पूरी दुनिया त्राही त्राही हो गई थी, जिस कारण से आगे कोई भी युद्ध ना हो, इस कारण से वैश्विक संस्थाएं बनाई जाने लगी। वैसे ही किसी युद्ध गुट में शामिल ना होकर देशों ने अपना एक अलाइन बनाया, नॉन अलाइन मूवमेंट चला। तो आइए जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत देख लेते हैं। तो अप्रैल 1961 से बेलग्रेड सर्बिया से इसकी शुरुआत हुई है। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। वर्तमान कितने देश इसमें शामिल है? 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल है। संस्थापक देश कौन कौन थे? तो संस्थापक देश में भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्णो, युगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, घाना से वामे एनक्रुमा शामिल थे। यानी कि हमारे प्यारे भारत देश से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश में शामिल हुए थे। हमारा प्यारा भारत देश गुट निरपेक्षता का संस्थापक देश है। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। यह राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें सम्मिलित देशों का उद्देश्य कि वे किसी भी पावर ब्लॉक, संघ या विरोध में नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो शीत युद्ध का दौर शुरू होता है, जो कि 1945 से 1991 तक चलता है, जिसमें दो महाशक्ति बटी, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ रूस, जिनकी महाशक्ति हथियारों की दौड़ चली। इनके बीच में अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुआ, मतलब कि वैचारिक युद्ध हुआ, डायरेक्ट युद्ध नहीं हुई। तो इसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। तो इसी में इन्होंने अपनी जो हथियारों की होड़ है इसको बढ़ाया, अपने वर्चस्व को बढ़ाया, अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास किया। तो किसी भी गुट में शामिल, दो गुट बटे थे, एक पूंजीवादी था अमेरिका वाला और एक साम्यवादी था सोवियत संघ रूस वाला। तो किसी भी गुट में शामिल न होकर उस समय जो नए देश, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए देश जो उभर रहे थे, उन्होंने अपने आप को अलग रखा और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। यही कहलाया गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्षता के बारे में हम जान लेते हैं कि गुट निरपेक्षता वह नीति है जो विभिन्न गुटों से अलग रहते हुए राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वतंत्र रूप से न्याय पक्ष का समर्थन करती है। यानी कि गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति है, समझ लीजिए आप तीन दोस्त हैं। अब एक दोस्त कहता है कि मुझे किसी एक दोस्त के साथ नहीं रहना, मुझे दोनों दोस्तों के साथ रहना है, या फिर मुझे दोनों दोस्तों के साथ नहीं रहना है। तो वैसे ही एक चीज है गुट निरपेक्षता कि मुझे अलग रहकर दोनों से फायदा चाहिए। तो हमने अलग रहकर दोनों ही जो महाशक्तियां थी उनसे अपने संबंध बनाए रखे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर। तो ये गुट निरपेक्षता कहलाती है। अब अगला हम देखते हैं गुट निरपेक्षता के बारे में। गुट निरपेक्षता को जब कोई देश किसी गुट में शामिल नहीं होता तो वह गुट निरपेक्ष कहलाता है। इसी रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। गुट निरपेक्षता का सीधा संबंध शीत युद्ध से है। जैसे कि मैंने बताया कि शीत युद्ध का दौर जब चल रहा था तभी कई देश उभर रहे थे और दो महाशक्तियां आपस में वैचारिक युद्धों में उलझी थी। लेकिन जो कुछ गुट निरपेक्ष देश थे वे अपनी अलग नीतियों को लेकर अपने आप को, दोनों ही जो पावर ब्लॉक थी उनसे अलग रखकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। उपनिवेश की समाप्ति के बाद जो विश्व दो गुट में बंट गया था, तब 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। उस समय दो बड़े गुट यूएसए तथा यूएसएसआर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख विशेषता बन चुके थे। अगला देखते हैं, विदेश नीति से संबंधित हर चर्चा में यह पूछा जाता था कि कौन सा देश किस गुट से शामिल होगा। जब उस समय जब देश आजाद हो रहे थे, द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, कई देशों ने अपने आंदोलन किए, तो उस समय हर देश से पूछा जाता था कि आप यूएसए में शामिल होंगे या यूएसएसआर में शामिल होंगे। तो हमारे तरफ से किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
सितंबर 1947 में संविधान सभा में कहा कि भारत किसी भी गुट से कोई स्थायी संबंध नहीं रखता है। यहीं से गुट निरपेक्षता की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे इस नीति को बहुत सारे देशों ने अपना लिया और यह एक गुट निरपेक्ष आंदोलन बन गया, यानी कि शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत उससे पहले नींव कब रखी गई? 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक रूप से आरंभ हुआ था। गुट निरपेक्षता और तटस्थता में अंतर देख लेते हैं। एक तो न्यूट्रलिटी होती है और एक होती है हमारी नॉन अलाइन मूवमेंट वाली नीति। तटस्थता का मतलब होता है कि पूरी तरह से किसी भी विषय से अपने आप को अलग रख लेना, लेकिन गुट निरपेक्षता अलग रहने की स्थिति नहीं है। यदि किसी विश्व में कोई घटना हो रही है और वहां पर बोलना जरूरी है तो हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, हमारा भारत बोल सकता है। यदि कहीं पे आतंकवादी हमला हो रहा है, जैसे अमेरिका में हुआ, या फिर अमेरिका और रूस का झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भारत अपना पक्ष रख सकता है। तटस्थता का मतलब होता है कि पूरी तरह से उनको कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेना। तो मैं इसी को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि तटस्थता केवल वास्तविक युद्ध की अवधि तक सीमित है, जबकि गुट निरपेक्षता एक सक्रिय सकारात्मक नीति है। कि कहने का मतलब है कि तटस्थता जो है वो एक युद्ध की अवधि तक है, मतलब कि वो एक अपने आप को अलग कर रही है, और जो गुट निरपेक्षता है वो एक सक्रिय सकारात्मक नीति है, मतलब कि एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर अपना प्रतिक्रिया देती है। गुट निरपेक्ष राष्ट्र शीत युद्ध में अपने आप को अलग रखते हैं। गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो भी होते हैं, शीत युद्ध की स्थिति कभी भी होती है, कोई भी वैचारिक युद्ध होता है किसी भी प्रकार का, तो उससे अपने आप को अलग रखते हैं। गुट निरपेक्षता को सकारात्मक तटस्थता भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको एक पॉजिटिविटी के तहत लिया जाता है। तटस्थता एक प्रकार से एकीकीपन की अवस्था है, जबकि गुट निरपेक्षता विधेयात्मक है। मतलब कि तटस्थता का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेना। इसका सीधा सा अर्थ आप ये समझ सकते हैं। गुट निरपेक्षता की विशेषता क्या है कि यह जो नीति है शीत युद्ध का विरोध करती है। तटस्थता का मतलब है कि अपने आप को पूरा अलग कर लेना, लेकिन ये जो गुट निरपेक्षता है वो शीत युद्ध का विरोध करती है। पंचशील गुट निरपेक्षता की आधारशिला है, यानी कि पंचशील जो समझौते होते हैं, पंचशील जो 5 तरह के जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं, वो इसकी आधारशिला है हमारी गुट निरपेक्षता। सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता है। जो भी इसका सदस्य होता है उसकी अपनी एक स्वतंत्र नीति होती है, अपने जो राष्ट्रीय होते हैं उसके हिसाब से वह अपना बनाता है, विदेश नीति बनाता है। सदस्य देश, जो भी गुट निरपेक्षता का सदस्य देश होता है, वह उपनिवेशवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई भी कॉलोनी बना लेना। जो बड़े बड़े ताकतवर देश होते हैं वे गरीब देशों के ऊपर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, वहां पर उपनिवेश करते हैं, वहां से क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इसका विरोध करता है हमारा गुट निरपेक्ष की नीति। सदस्य देश किसी भी सैन्य गुट का सदस्य नहीं होता, यानी कि कोई भी सैन्य गुट है किसी भी प्रकार का तो उसका सदस्य नहीं होगा। अगर वो है तो वो गुट निरपेक्ष नहीं कहलाएगा। सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया होता। सदस्य देश किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देता है। गुट निरपेक्षता की कमजोरियां क्या है? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सिद्धांत विहीन होना। अब कहते हैं कि कई लोग गुट निरपेक्ष में शामिल होते हैं, वो अपने आप को गुट निरपेक्ष तो बताते हैं, लेकिन उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। मतलब उनका एक तरीके से कभी इधर भटक जाते हैं, कभी उधर भटक जाते हैं, तो एक तरीके से उनकी एक निश्चित विचारधारा नहीं है, जिस कारण से गुट निरपेक्षता कमजोर हो जाती है। सदस्य देश का बाहरी आर्थिक सहायता पर निर्भर होना। कभी कभी जो गुट निरपेक्ष देश होते हैं वो बाहर की जो ताकत होती है इकोनॉमिक या फिर क्योंकि विकासशील देश होते हैं, ये जो भी उस समय विकसित हुए वो विकासशील देश थे। मतलब जो गुट निरपेक्ष रूप से उभरे वे विकासशील देश थे, उनके पास शक्तिशाली धन इतना नहीं था, तो जिस कारण से वे आर्थिक सहायता के लिए वे जो बाहरी देश होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। गुट निरपेक्षता नीति और सुरक्षा साधनों से कोई संबंध नहीं है। गुट निरपेक्ष एक विभाजित आंदोलन था, मतलब कि बटा हुआ था, इसमें अधिक तरीके से सभी लोगों ने एकजुट तरीके से काम नहीं किया। गुट निरपेक्ष नीति का सीमित होना, यानी कि एक नीति तो है लेकिन सीमित है, कुछ देशों तक है, पूरे विश्व में नहीं फैली है। गुट निरपेक्षता का अलोकतांत्रिक होना, इसमें कोई राजशाही है जैसे नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया आदि, यानी कि ये देश में राजशाही तंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जहां पर डेमोक्रेसी होती है, वो गुट निरपेक्षता के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर राजशाही यानी कि राजाओं का शासन है या फिर कोई राजशाही व्यवस्था इसमें चलती है। इसमें ठोस योजना का अभाव भी होता है।
अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत का क्या संबंध है हम देख लेते हैं। भारत में गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत में स्थान दिया, यानी कि भारत की जो भी विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता का पर आधारित है, यानी कि हम अपने आप को महाशक्ति से एक तरीके से गुट में शामिल नहीं करते, अलग रखते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्र नीति है, हम अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए, जिसका मतलब है कि कुछ एक तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है कि आप यदि ये चीज पालन करते हैं तो आप गुटनिरपेक्ष नीति को अपना सकते हैं, आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि उपनिवेश का विरोध करना, यानी कि जो भी छोटे छोटे कॉलोनी बनाई जाती है बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां उनके द्वारा, उसका विरोध करना, यदि आप विरोध करते हैं तो आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। गुटनिरपेक्ष तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का अनुसरण करना, यदि कोई भी नेता देश ये चीज अपनाता है तो वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकता है। शीत युद्ध से संबंधित किसी भी सैन्य गुट का सदस्य न होना, सोवियत संघ तथा अमेरिका से सैन्य संधि में बंधा न होना, वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन सकता है। जिसके क्षेत्र में कोई भी देश का सैन्य अड्डा ना हो वो इस आंदोलन का सदस्य बन सकता है। तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब कमेंट में आप रिसर्च करके मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो चुके हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं वीडियो जानकारीपूर्ण लाते रहूंगा, ये जनरल नॉलेज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।